फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 256 देखते हैं। फॉर अ रियल नंबर, अगर आप यूपीटीजीटी का बैच ज्वाइन कर सकते हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करना आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। फॉर अ रियल नंबर दिस इज डिनोट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि अगर मैं लिखूँ ये x, इसका मतलब होता है, जैसे हम ग्राफ से समझ लेते हैं एक बारी। अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा इसके क्वेश्चंस करना। मैंने कहा 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखनी है बट 1 नहीं रखना है। 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमेशा इसका आंसर 0 आएगा। 1 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा इसका आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर 1 रखोगे तो भी 1 आएगा। कहने का मतलब ये होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूँ 1.5 तो इसका मतलब है 1.5 यहाँ होगा। अगर ये 2 है, 1.5 से छोटा सबसे बड़ा, 1.5 से छोटा इंटीजर कौन होगा? 1 होगा, 0 होगा, -1, -2, उन सब में सबसे बड़ा 1 होगा तो इसका आंसर 1 होगा। 1.6 कहूँ तो 1.6 से छोटा बट सबसे बड़ा 1 होगा इंटीजर, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2.5, ये चीज़ निकालें, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, तो 2.5 यहाँ पर आएगा। 2.5 से छोटा इंटीजर देखना है। 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, और भी -1, -2, -3 ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा होगा वो 2 है। तो 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर 1 का पूछा जाए 1 ही होगा, 2 का पूछा जाए 2 ही होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होगा। 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेना है, 2 से 3 के बीच में कोई भी नंबर लेना है, हमेशा 2 ही मिलेगा। 2 के लिए भी 2, 2 से 3 के बीच के लिए भी 2, लेकिन 3 के लिए 3, ठीक। 1 से 2 के बीच के किसी भी नंबर के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 और 2 के लिए 2, ठीक, 1 के लिए 1। अब यहाँ पर आओ -1, इसके बीच में कोई भी इंटीजर रखना, उसके लिए हमेशा जो इंटीजर होगा वो क्या होगा? कहने का मतलब ये है, मैंने आपको कहा यहाँ -1 है, -3 है, ठीक है। ये है, ये वाला नंबर है जो भी है, 0 और -1 के बीच में कोई सा भी नंबर हो, 0 और -1 के बीच में कोई सा भी नंबर हो, इस नंबर से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर -1 होगा, ठीक है। तो 0 से लेकर -1 तक के बीच में कोई सा भी इंटीजर देखना है, उसका आंसर हमेशा -1 होगा। -1 से -2 के बीच में कोई सा भी नंबर हो यहाँ पर, हमेशा उसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए क्या होगा? -1 ही होगा, ठीक है। अब देखो, -1 से -2 के बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, उस नंबर से छोटा बट सबसे बड़ा इंटीजर -2। इससे इसके बीच में कोई सा भी नंबर ले लो, ठीक है, ये कोई सा भी नंबर लो, -2.5, -2.6, -2.7, -2.8, -2.9, कोई सा भी नंबर लो इसके बीच में, उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर -3 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इसी से ही हमारा बस ये थोड़ा सा समझाना था, ठीक है। जो हमारे काम का है वो मैंने यहाँ पर समझा दिया। अब देखो, हमें 256 क्वेश्चन कहा है करने के लिए। 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 कहाँ आएगा? 1/2 आएगा 0 और 1 के बीच में, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 0 होगा, तो इसकी वैल्यू 0 खत्म कर दो। इसका जब इसकी वैल्यू 0 से हटा दो, हमारे पास है ही नहीं। अब ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। 1/2 + 1/100, ये क्या होता है? 1/2 मतलब 0.5, 1/100 मतलब 0.01। सॉल्व करोगे 0.51 आएगा। 0.51 फिर यहाँ आ जाएगा, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर फिर से 0। ऐसे ही इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.52, तो इसकी वैल्यू भी यहीं पर ही आएगी 0.52, तो उसके लिए भी 0। ऐसे करते करते तो चल रहे, तो 0 0 0 ही मिल रहा है, ठीक है। इसको चेक करें तो 1/2 मतलब 0.5 + 0.99, 99/100 का मतलब यही होता है। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.49। 1.49 1 और 2 के बीच में होगा, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1। तो अब हमें ये देखना है कि देखो 1/2 तो सेम चल रहा है, नीचे 100 100 100 सेम चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के 99 तक हम जा रहे हैं, बट कहीं पर तो ऐसा होगा जो वैल्यू 0 से 1 चल रही है, क्योंकि वैल्यू 0 0 0 ऐसे करते करते फिर 1 आ जाती है एंड में। कहीं ना कहीं तो बीच में 0 से 1 हो रही होगी, तो वही चीज़ हमें पता करनी है, कहाँ पर 0 से 1 हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, ठीक, हमें पता है 1 कब आएगा भाई? 1/2 + समथिंग 1 कब आएगा? 1 तब आएगा जब यहाँ पर 1/2 ही होगा, ठीक। लेकिन हमें कन्वर्ट कैसी फॉर्म में करना है? एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहाँ पर नीचे 100 हो। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं?
नीचे अगर 100 लिखूँगी तो ऊपर 50, 1/2 प्लस 50/100 ये 1/2 ही होगा, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे 1 आएगा, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही होता है। तो मुझे अब पता चल गया कि जैसे ही मैं 1 2 3 4 देखो 1/2 नीचे 100 फिर 1/2 में आएंगे नीचे 100, 1 2 3 4 करते करते जैसे ही मैं 50 पर पहुंचूंगी तो मेरी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर मैं इसे लिखती हूँ 1/2 प्लस 49/100 तो इसमें क्या हो जाता है, 1/2 हो गया 0.5 प्लस 0.49, ये कितना हो जाएगा 9। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही रहेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भाई इससे छोटा देखना है तो 0 ही रहेगा, 0.99 यहाँ आएगा, इससे छोटा सबसे बड़ा 0 रहेगा। तो इसका मतलब है जब मैं ऐसे चलूँगी 1/2 प्लस 1/100, फिर सेकंड टर्म आएगी 1/2 प्लस 2/100, और सबको हमें ऐड ही करना है। ऐसे करते करते जब मैं 1/2 प्लस 49/100 तक जाती हूँ तो यहाँ से चलते चलते तो 0 ही आना है, तो इसे छोड़ दो, जब सब कुछ 0 आना है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है, यहाँ से। जब मैं चलूँगी 1/2 प्लस 50/100, यहाँ से 1/2 प्लस 51/100, फिर 1/2 प्लस 52/100, ऐसे करते करते लास्ट में कहाँ तक जाना है, लास्ट में जाना है 1/2 से 99 तक। ठीक, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू, इसको आप सॉल्व करके देखना 1 से 2 के बीच में ही पड़ेगा, 1 से 2 के बीच में अगर पड़ता है तो 1 ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो हमें पता चल जाता है जब हम ऐसे चलते हैं तो 1 1 1 1। अब ये देखना है कि ये कितनी बारी आएगा। अगर मैं कहूँ 51, इसे भूल जाओ, 51 52 तो 1 2 तो 2 बारी, यानी 1 + 1 2। अगर मैं इसके बाद में लिख दूँ 1/2 प्लस 53/100 तो 1 2 3 1 1 1 3। तो मैं कह सकती हूँ 51 से लेकर के अगर मैं 99 तक जाती हूँ तो कितना हो गया ये, 51 से 99 तक कितनी गिनती होगी, 99 में से देखो 53 में से इसे माइनस करो 2 आएगा, प्लस 1 कर दो 1 1 1 3 मिल जाता है। ठीक है, 52 में से इसे माइनस कर दो 1 मिलेगा, 1 + 1 2। ठीक है, तो 99 में से इसे माइनस कर दोगे 48 आएगा, प्लस 1 तो फिर 49। ठीक, तो यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 करते करते 99 तक अगर हम पहुँचते हैं तो 49 टाइम्स हमें 1 मिलेगा, और एक बार इसकी वजह से तो टोटल हो जाता है 50, 49 + 1 50, यानी 50 हमारा आंसर इसका होगा। ठीक, ऐसे देख लो ना, 51 है यहाँ पर तो एक बारी 1 यहाँ मिला, 52 तो एक बारी यहाँ पर मिलेगा, 53 है तो एक बारी 1 यहाँ पर मिलेगा, 53 में से 51 माइनस करोगे 2 मिलेगा, लेकिन 3 कितनी बार 1 1 1 3 बार आ रहा है तो इसमें 1 प्लस करना पड़ रहा है। तो 99 में से इसे माइनस कर देंगे, 48 आएगा, प्लस 1 कर देंगे तो इसके यहाँ तक की वजह से जितनी बारी भी 1 आ रखा होगा वो हमें पता चल जाएगा। फिर इसको ऐड कर देंगे, एक बारी इसकी वजह से आ रखा था तो 49 + 1 यानी 50 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख लो ऑप्शन में 48 49 दे रखा है तो हम मिस्टेक भी कर सकते हैं, आंसर होगा इसका करेक्ट 50। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़, अगर आप चाहते हो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को अपने फ्रेंड में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपके फ्रेंड्स हों सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अगर आप चाहते हो ये कंटिन्यूटी बनी रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड होती रहें। ठीक है, आने वाले वक्त में मैं दिन में 2 वीडियो का भी ट्राई कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बुक जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 1/log A 1/log C 2/log B। अगर ये तीनों दे रखे हैं तो ABC के बारे में बताना है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट इज इक्वल्स टू डबल ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स ये AP बनाते हैं। कौन, 1/log A 1/log B और 1/log C, तीनों AP बना रहे हैं, जब भी तो इसका डबल इन दोनों के सम के बराबर है, दैट मीन्स तीनों AP बना रहे हैं। अगर ये तीनों AP बना रहे हैं तो इनका रेसिप्रोकल क्या बनाएगा, HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं log A log B log C किस में होंगे, HP में होंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल गया ये AP बना रहे हैं, ये किस में बना रहे हैं, HP में बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ ABC नहीं, मतलब क्वेश्चन या तो इन्होंने जानबूझ के गलत दिया है, ABC नहीं, यहाँ पर log A log B log C पूछा जाना चाहिए था और ये तीनों है HP में। ठीक है, तो ABC अगर पूछा जाए ना AP में है ना HP में ना GP में है तो इसका आंसर D होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ABC तो किसी में भी नहीं आएगा। क्योंकि अगर ABC देखो ऑप्शन से करो, अगर ABC AP में होता तो 2B = A + C होता, और अगर log अप्लाई करेंगे तब तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे क्योंकि log A + C को तो हम कुछ लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात तो AP में तो नहीं होगा। ठीक,
दूसरी बात जीपी में, अगर ए बी सी जीपी में होता तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता, लॉग अप्लाई करते तो 2 log b log a प्लस log c करते इसको, और फिर इस चीज़ को हम ऐसे कैसे बदल सकते हैं भाई, इस चीज़ को ऐसे कैसे बदल सकते हो, क्या बदल पाओगे? यहाँ तो 2 के साथ log b मल्टीप्लाई में है और यहाँ अपॉन में, तो यानी जीपी में भी नहीं है ए बी सी, एचपी में ए बी सी एचपी में है। अगर ए बी सी एचपी में होता तो अगर ए बी सी एच पी में होता तो b इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस सी होता, वो भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा अगर वो ए बी सी के बारे में पूछता है। ठीक है, अगर वो log a log b log c के बारे में पूछता तो हम कहते हैं ये तीनों एच पी में होते। ठीक, तो log a log b log c अगर ए पी में है, अगर log a log b log c ए पी में है, तो इसका मतलब है डबल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। वीडियो को प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अगर आप लोग चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे तो। ठीक है, बी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 इसके सिर पे बैठ जाता है जा करके, और ये दोनों बेचारे साथ साथ आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो होता है लॉग में। तो क्या होगा, दोनों साइड से लॉग हटाएंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाता है। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? जब तीनों जीपी में होते हैं। तो इसका मतलब ए बी सी के बारे में पूछा था, ए बी सी जीपी में होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। 259 इसमें कहा है कि ए बी सी डी ई एफ आर अर्थमेटिक मीन। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसने कहा है 2 और 12 के बीच में हमने कुछ नंबर रख दिए, 2 है इधर 12 है इधर, इनके बीच में हमें ए बी सी डी ई एफ ये सब रखना है इनके बीच में। ठीक है, और ये सारे क्या है? अर्थमेटिक मीन। अगर वो कहता है एक नंबर इधर है एक नंबर इधर है और इसके बीच में मैं बहुत सारे नंबर रखता हूँ और ये सारे अर्थमेटिक मीन है, ये सारे क्या है? अर्थमेटिक मीन है। इसका मतलब है ये सब कुछ एपी में बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है, हमें 2 और 12 के बीच में ये सब हमने नंबर रख दिए जो कि क्या है? अर्थमेटिक मीन है, तो ये पूरा एपी में हो जाता है। अगर ये एपी में हो जाता है तो फर्स्ट टर्म अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर फर्स्ट टर्म प्लस डबल ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं कहती हूँ इसकी फर्स्ट टर्म ए डैश है तो ये हो जाएगी ए डैश, ये क्या हो जाएगा? ए डैश प्लस डी, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 2d, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 3d, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 4d। ठीक है, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 5d, ये हो जाएगा ए डैश प्लस 6d, ये हो जाएगा, इसे नहीं लिखना। ठीक है, ए डैश प्लस 7d हो जाएगा, मत लिखो। उसके बाद वो कहता है कि हमें क्या बताना है? ए बी सी डी एफ का एडिशन बताना है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास? सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, सभी पदों का योग। तो मैं क्या करती हूँ? ए प्लस ए डैश प्लस डी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, और इसे भी लिख लो। इसे मत लिखो, ये तो 12 ही रहेगा। ठीक है, तो कितना आता है? 2 प्लस कितना है ये? 1 2 3 4 5 6। ए डैश कितनी बारी आया है? 6 बारी, प्लस डी प्लस 2d 3 4 5 6 7 8 9 10 15 21 21d प्लस लास्ट टर्म 12 इज इक्वल्स टू होगा क्या? इन सब का सम। इन सब का सम बोले तो 2 और 12 14 प्लस ए बी सी डी ई एफ का सम। तो मैंने इसको x मान लिया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस, इन सब के सम को मैंने x लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसी को मैंने x मान लिया तो इसको मैंने कैपिटल X लिख दिया। ठीक है, 2 प्लस ए डैश का मतलब क्या है? 6 इंटू 2 प्लस 21d प्लस 12 इज इक्वल्स टू 14 प्लस x। ठीक है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 12 और 12 24, 25 26 26 प्लस 21d इज इक्वल्स टू 14 प्लस x। ठीक है, तो 26 में से ये जाएगा तो 2 1 प्लस 21d इज इक्वल्स टू x हमारे पास। बस हमें d पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं इसको। d अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता है फर्स्ट टर्म 2 है, ए डैश की वैल्यू 2 है, और ये लास्ट कितना आया था? a प्लस 7d आना था, क्योंकि 6d यहाँ पर आया था तो ये 7d होगा। तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 12। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ, a डैश की वैल्यू 2 रखूँ, 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आएगा? 10 आएगा, और d की वैल्यू 10/7 हो जाएगी फिर इसको सॉल्व करके। तो d की वैल्यू 10/7 रख दो, 12 प्लस 21 इंटू 10/7, 7 से 3 टाइम्स ये जाएगा, 30 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 42। यही हमें निकालना था, आंसर इसका 42 हो जाएगा। ठीक है, हमें ये याद रखना होता है कि अगर 2 से 12 के बीच में आप ए बी सी डी ई एफ रख रहे हो तो ये पूरा ए पी बन जाता है। जब ये ए पी बन जाता है फर्स्ट टर्म उसकी ये हो जाती है, ये a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d,
ए डैश प्लस 5d, अगर ए डैश फर्स्ट टर्म को ए डैश माना है तो ए डैश प्लस 6d, ए डैश प्लस 7d, ए डैश प्लस 7d, और इसका यूज़ करके हम क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी पता चल जाता है तो सारा काम हमारा बन ही जाएगा। इन सबको जोड़ना है, इन सबको आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 + 6 ए डैश प्लस 21d प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12 + 2 + a + b + c + d + e + f, उसको मैंने x लिख दिया, ठीक है। देन इसको सॉल्व करना है, डी की वैल्यू पुट करनी है, 42 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, इसमें हमें सिर्फ सम निकालना है प्रोग्रेशन का। तो Sn = होता है, अगर AP हो तो Sn = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो उसने कहा है 3 2, एक बार देखो इसमें यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, इनके नीचे तो 2 2 लिखा ही नहीं है, तो हम इन्हें क्या कर लेते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, या फिर ना बनाओ, आपकी मर्जी है। इसे चेक कर लो AP में है या नहीं। तो मैंने क्या किया, क्या है ये, ऐसे है 3 + 9/2 + 6, 3 ही टर्म लिखते हैं, लास्ट वाली 25 है। तो इसमें से इसे माइनस करो, 9/2 - 3, 9/2 - 6 कितना हो जाएगा, 3/2। इसमें से इसे माइनस करो, 6 - 9/2, 12 - 9/2, दैट मीन्स 3/2। दैट मीन्स ये AP है जहाँ पर कॉमन डिफरेंस 3/2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू तो पता चल गई 3/2, ठीक। और जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होती है तब हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। हमें डी की भी ज़रूरत नहीं है। जब हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता होता है, बस हमने ये चेक कर लिया कि ये AP में है। AP में अगर है तो n/2 × फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर निकल आता है। बट n नहीं पता, n निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का यूज़ करके ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। अब d चाहिए था हमें, ठीक है। an मतलब लास्ट टर्म 25, a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n - 1, d हमने निकाल रखा था, अभी निकाला था 3/2, 25 में से 3 जाएगा, 22 आएगा, इक्वल टू में, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू है, n - 1 3/2, 2 से इसकी इंटू करोगे 44, और अपॉन में 3 इक्वल टू n - 1, सॉल्व करो इसको, 44/3 + 1 47/3, ये हमारा आ जाएगा n की वैल्यू। तो n की वैल्यू हम 47/3 यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 47/3 और इंटू में 2 है, 3 + 25 28, 2 से जाएगा 14 बारी, तो 47 × 14/3, 47 × 14/3 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो हमारा आंसर क्या है, 47 × 14/3। बट अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो एक भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन में क्या गलती है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए था कि 25th टर्म सम ऑफ द प्रोग्रेशन 3 दिस अप टू 25th टर्म। ऐसे अगर ये क्वेश्चन होता तो इसमें से ऑप्शन मिलता सी, जैसे कि ऑलरेडी इसमें सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। तो या तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इस बुक की, या फिर ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी, ठीक है, जो भी है, ठीक है। अगर हमें कहा होता लास्ट टर्म 25 है, अगर इस तरीके से लिखा हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि लास्ट टर्म 25 है, ठीक है, प्लस करके लिखा होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर तो हम समझेंगे कि ये लास्ट टर्म 25 है। तो जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया उस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर वो कहता है ऐसे लिख करके देता है अप टू 25th टर्म, ठीक है, अगर वो लिख करके देता है अप टू 25th टर्म, तो उस केस में हमने क्या करना होता है, उस केस में हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 25 हमें दे दी गई है, S25 हमें यानी सभी टर्म्स का सम निकालना है, n/2 × 2 × a मतलब 3 प्लस n - 1 यानी 25 - 1 24 × d कितना आ रहा था, 3/2। इस चीज़ को आप खुद सॉल्व कर सकते हो, और इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो 525 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। तो जो बुक में था मिस्टेक या फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है वो मैं यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रही, मतलब आपको बता दिया क्या दिक्कत इसमें हो सकती है और क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपको कैसे टैकल करना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सम निकालना था, नथिंग, इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं था। नेक्स्ट टर्म में कुछ भी नहीं है, सम ऑफ एन AP पूछा है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP होता है Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। फॉर्मूला पूछा था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी AP और 50 टर्म्स, कोई समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 50 पद हैं, 50 टर्म्स है, तो n की वैल्यू तो उसने 50 दे दी है। द लास्ट टर्म, उसकी जो लास्ट टर्म है उसे an लिख लो या l लिख लो, जो कि इतना है, लास्ट टर्म इतना दिया है और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म हमें बतानी है। तो अगर ये सब दे रखा है तो an = a + n - 1 × d, सिंपल सा फॉर्मूला है। an मतलब लास्ट टर्म, a मतलब फर्स्ट टर्म, n - 1 49 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 50 है, d की वैल्यू 2, तो इसमें फिर निकालेंगे क्या,
सॉरी फर्स्ट टर्म तो हमें निकालना है, ए तो हमें निकालना है, ए को ए ही रखेंगे, तो ये हो जाएगा 101 इक्वल टू ए प्लस इसका डबल करोगे तो 40 दूनी 80, 9 दूनी 18, 98 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, ए हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि ए बी सी पी क्यू आर एथ टर्म है किसी भी ए पी की और पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो इसे एक बार हिंदी में देख लेते हैं। यदि क्रमशः ए बी सी एक समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे आर वे पद हैं तो एक गुणोत्तर श्रेणी के भी पी क्यू आर वे पद हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम कुछ मान के करें तो हम इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा फंसेंगे, हमें थोड़ा सोचना ज़्यादा पड़ेगा। तो वो कहता है पी एथ टर्म क्यू एथ टर्म आर एथ टर्म ए पी की ए बी सी है, तो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म मान लिया, इसको ए डैश लिख लो। और ए क्यू अगर निकालना है तो ए डैश प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी होगा, वो बी। और ए आर अगर निकालते हैं ए डैश प्लस आर माइनस 1 इंटू डी होगा, जो कि सी होगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ये कर लिया। और उसने कहा है कि पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म जो हैं वो एक जीपी की भी सीरीज, जीपी की भी टर्म्स हैं। तो अगर पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म यानी ए बी सी, पी एथ टर्म क्यू एथ टर्म आर एथ टर्म, ये किसी जीपी की भी टर्म्स हैं, अगर ये तीनों पढ़ना ध्यान से कि पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये जो तीनों हैं, पी एथ टर्म कौन है, ये क्यू एथ टर्म, ये आर एथ टर्म, ये है। ठीक है, ये तीनों जीपी की भी हैं। अगर ये जीपी की हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमारे पास होगा ही होगा। तो हमें बताना क्या है, ए की पावर बी माइनस सी। ठीक, ए की पावर बी माइनस सी, बी की पावर सी माइनस और सी की पावर ए माइनस बी। ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है हमने पहले, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर मुझे इसकी वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, b माइनस सी की वैल्यू निकाल लें। c माइनस ए माइनस बी की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं। तो a माइनस बी कैसे आएगा, जब इसमें से इसे माइनस करोगे। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करते हो तो क्या होगा, a माइनस बी राइट हैंड साइड में आएगा, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये जाएगा तो क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू इंटू डी आएगा। सॉल्व कर लेना। b माइनस सी भी हमें निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो b माइनस सी आएगा, q माइनस आर यहाँ पर आ जाएगा, इंटू डी आएगा। और फिर c माइनस ए निकालना है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो c माइनस ए इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, यानी r माइनस पी आएगा इंटू डी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली। तो a की पावर p माइनस क्यू इंटू डी, बी की पावर ए की पावर लिखना है b माइनस सी, ये रहा q माइनस आर इंटू डी। ठीक है, फिर b की पावर c माइनस ए, ये हो गया c माइनस ए, r माइनस पी इंटू डी। और फिर c की पावर a माइनस बी लिखना है, दैट मीन्स p माइनस क्यू इंटू डी, p माइनस क्यू इंटू डी। ठीक, और मुझे पता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। ठीक है, मतलब इसकी और इसकी इंटू अगर मैं कर दूं तो इंटू तो तभी हो सकती है जब ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों इंटू तभी हो सकते थे जब ये और ये चीज़ सेम होनी चाहिए थी। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो हम इसमें कुछ रख नहीं सकते, a इंटू सी को बी स्क्वायर रख देते अगर ये दोनों सेम होते, तो ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। तो हमने एक जीपी मान ली जिसका जो है फर्स्ट टर्म तो है a और जिसका कॉमन डिफरेंस मान लो d डैश। ठीक, तो जीपी में क्या होगा, क्योंकि उसने कहा है पी एथ टर्म a है, क्यू एथ टर्म b है, आर एथ टर्म c है, तो जीपी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीपी के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है, तो जीपी के अकॉर्डिंग करते हैं तो क्या होगा, पी एथ टर्म अगर निकालते हैं तो a इंटू डी डैश, इसे डी डैश ना लिख करके कैपिटल डी लिख लो, a इंटू डी की पावर p माइनस 1 a हो जाएगा, a इंटू डी की पावर q माइनस 1 b हो जाएगा, a इंटू डी की पावर r माइनस 1 c हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएंगे। तो a b c की जगह पे अब इन्हें पुट कर दें इसमें, तो a की जगह पे रखा a इंटू डी की पावर p माइनस 1 और इसकी होल पावर होगी q माइनस आर इंटू डी। ठीक, फिर b की जगह पे हमने रखा ये, इस b की जगह पे ये रख देते हैं, तो a इंटू डी की पावर q माइनस 1 और उसकी होल पावर r माइनस पी इंटू डी, ताकि बेस अब सेम हो जाएगा सभी का, ad ही आएगा। c मतलब a इंटू डी की
सी की जगह पे ये रख देते हैं ए डी की पावर r-1 और उसकी होल पावर p माइनस क्यू डी है, q इंटू डी। अब इसे सॉल्व करना है, क्योंकि सबका बेस सेम हो चुका है, मल्टीप्लाई में है तो ये सब ऐड हो जाएंगे, इनकी मल्टीप्लाई होगी और फिर ऐड करना है। तो बेस तो पता ही है कि ए डी आना है बेस, उसके पावर में ही तो चलना है। मैं डायरेक्ट पावर सोल्व करती हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। इन दोनों की देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो वहाँ से डी कॉमन आएगा, डी को मैं बाहर कर देती हूँ पहले ही। p-1 इंटू क्यू माइनस आर आएगा प्लस q-1 इंटू आर माइनस पी आएगा और r-1 इंटू पी माइनस क्यू आएगा। इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है, ए डी की पावर में ये सब चलेगा, ठीक है। तो डी को भी अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाती हूँ, इसको सॉल्व करती हूँ। ये आएगा पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो यहाँ से हम कह सकते हैं p कैंसिल, r कैंसिल, q कैंसिल, बड़ी खुशी सी हुई कैंसिल होकर के इसमें तो, और पी क्यू कैंसिल, आर पी कैंसिल, क्यू आर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल। वाह, ए डी की जो पावर में था ये सब हमने सॉल्व किया, सब कुछ कैंसिल होके 0, बाहर डी था, इंटू डी करोगे फिर से 0, तो ए डी की पावर 0 यानी 1 आंसर इसका आएगा। तो इसका आंसर हमारा 1 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, मान करके वैल्यू पुट करके करने में थोड़ा सोचना काफ़ी पड़ जाएगा, मे भी ना भी हो पाए, ऐसा भी हो सकता है, मे भी हो जाए, लेकिन थोड़ा इसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा।